वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ बार में जो लोडिंग कंडीशन है और जो बार है वो किस तरह का है, तो पहला कंडीशन है आपका कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार। अब प्रिज्मेटिक बार क्या होते हैं कि ऐसे बार, प्रिज्मेटिक वर्ड का मतलब होता है प्रिज्मेटिक यानी प्रिज्म लाइक शेप, और प्रिज्म क्या होता है जिसका मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सेम। तो प्रिज्मेटिक माने अगर आपका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स जैसे रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, सर्कुलर, इस टाइप के जो सेक्शंस होते हैं उनका जो एरिया होता है उस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ, थ्रू आउट इट्स लेंथ। जैसे ये प्रिज्मेटिक बार आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, इसकी लंबाई लेंथ है, पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मान लो सपोज रेक्टेंगुलर होगा तो b गुना डी हर जगह आपका सेम, सर्कल होगा तो पाई/4 r² हर जगह क्या रहेगा, सेम। ऐसे बार को प्रिज्मेटिक बार है। अब सब्जेक्टेड बाई कैसे लोड से सब्जेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सियल लोड। डायरेक्ट एक्सियल लोड वह लोड होते हैं, मैंने बताया था जब लोड आपका किसी मेंबर के इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आपका लगता है तो उस लोड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लोड या आपका एक्सियल लोड। ये दो तरह का हो सकता है, या तो टेंसाइल लोड या कॉम्प्रेसिव। अभी मैंने इस बार में कैसा लोड लगाया आपका, डायरेक्ट टेंसाइल लोड। तो ये डायरेक्ट टेंसाइल लोड से अगर आपका सब्जेक्टेड हो तो हम किस तरीके से इस बार में डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जब डिफ्लेक्शन इसमें निकाल रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो विद इन आपका प्रोपोर्शनल या इलास्टिक लिमिट ही आपका रहे। यानी कि जो ये लोडिंग है, ये जो लोड है, आपको पता है हुक्स लॉ वैलिड होने के लिए जो ये लोड होना चाहिए, ये लोड कैसा होना चाहिए आपका, ग्रेजुअली अप्लाइड होना चाहिए। कैसा अप्लाइड मान के चल रहा हूँ अभी, दैट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। यानी कि ग्रेजुअल अप्लाइड वह लोड होता है जिसके मैग्नीट्यूड को हम 0 से लेके p किलो न्यूटन तक पहुंचाते हैं, यानी कि उसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाते हैं धीरे धीरे करके, उसे बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो अब जब इसमें p लोड लगेगा तो डेफिनेटली इस बार के जो पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं लाइक लेंथ, उसमें कुछ क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। सपोज इतना इंक्रीज हो गया और इस इंक्रीज को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एल। इसी डेल्टा एल को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर टेंसाइल लोड लगा हुआ है तो इसको इलोंगेशन बोल सकते हैं अभी। इसी को हम इंक्रीज इन लेंथ बोल सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं आपका डिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं आपका, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 3 नाम से इसको बोल सकते हैं। कभी कभी इसका सिंबल क्या भी हो जाता है, डेल्टा, यानी कि डेल्टा। तो अगर हम बात करें तो यह ग्रेजुअल अप्लाइड लोड है और हम बोल रहे हैं कि लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट लग रहा है, एक प्रिज्मेटिक होमोजेनियस सेक्शन है, तो हुक्स लॉ वैलिड हो सकता है इसमें। तो अगर हम बात करें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी हुक्स लॉ ने क्या बोला था कि जो स्ट्रेस रहेगा, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। बिकॉज जो इसमें स्ट्रेन आएंगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में वो कैसे आएंगे, आपके लीनियर स्ट्रेन। तो आपका सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी का साइन घटेगा तो कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट आता है, ई इंटू ई। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या होता है वैसे, आर अपॉन ए, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। पर जो इंटरनल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है फॉर इक्विलिब्रियम। तो अभी हम सिग्मा इक्वल टू क्या भी लिख सकते हैं आपका, पी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, और स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यानी कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन क्या आपका, ए ई। तो ये तो डायरेक्ट आपका मीन्स की क्वेश्चन है कि डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। जहां पर पी लोड है, एल लेंथ है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और ई इस मटेरियल की क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जहां पर ए और ई के प्रोडक्ट को, यानी ए और ई के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं आपका एक्सियल रिजिडिटी। क्या बोला जाता है आपका, एक्सियल रिजिडिटी। एक्सियल रिजिडिटी का मतलब क्या है, अच्छी दृढ़ता, रिजिडिटी। अब अच्छी दृढ़ता क्या होती है, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर मेंबर में इस तरह से मैं लोड लगा रहा हूं,
इस मेंबर का जितना ए ई का प्रोडक्ट होगा यानी एक्सियल रिजिडिटी होगी, ये पर्टिकुलर मेंबर में जो ये चेंज इन लेंथ है वो उतना ही क्या होगा आपका कम होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सियल रिजिडिटी। ए ई के ज़्यादा होने से यानी कि ए ई जैसी ज़्यादा होगा डेल्टा एल क्या होगा कम। तो जिस मेंबर का एक्सियल रिजिडिटी जितनी ज़्यादा होगी वह पर्टिकुलर मेंबर एक्सियल डायरेक्शन में जो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको उतना ही आपको कम देगा। तो ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड बाय डायरेक्ट एक्सियल लोड। अब इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी, यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जैसे बोलेगा कि आपका स्टिफनेस ऑफ ए बार इज गिवन एज, स्टिफनेस ऑफ ए बार इज गिवन एज, कि स्टिफनेस किसी बार का कैसे गिवन किया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका सपोज ए ई अपॉन एल, ऑप्शन बी एल अपॉन ए ई, ऑप्शन सी ए एल अपॉन ई, ऑप्शन डी ई एल अपॉन ए, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन दे दें। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखें तो देखें किसी भी बार की जो स्टिफनेस होती है, अगर स्टिफनेस ऑफ बार देखें तो स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस के इज डिफाइंड एज लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, यानी पर यूनिट डिफ्लेक्शन में किसी एक मेंबर में जितना लोड अप्लाई करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं स्टिफनेस, यानी कि K इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा विद ए यूनिट ऑफ, यूनिट लोड की यूनिट क्या होगी न्यूटन एंड डिफ्लेक्शन की यूनिट क्या होगी आपकी mm। तो न्यूटन पर mm इज द यूनिट ऑफ स्टिफनेस, या मोमेंट पर यूनिट रोटेशन को भी स्टिफनेस बोलते हैं, पर अभी हम यहाँ पर बार में देख रहे हैं। तो लोड हमारा P लगा हुआ है और डिफ्लेक्शन अभी हमने फॉर्मूला निकाला, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू PL किसी एक बार में PL अपॉन ए। तो यहाँ से P से P कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका AL अपॉन सॉरी AE, ये AE ऊपर आ जाएगा यानी AE अपॉन L। तो स्टिफनेस ऑफ बार इज गिवन एज AE अपॉन L, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की जितनी ज़्यादा एक्सियल रिजिडिटी बढ़ेगी स्टिफनेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और लेंथ के बढ़ने से स्टिफनेस क्या हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है ना। इसी का उल्टा होता है, स्टिफनेस का ही उल्टा मैं नोट में लिखा देता हूँ कि जो स्टिफनेस का ही उल्टा होता है, स्टिफनेस के उल्टे को बोलते हैं, यानी इसके इन्वर्स को बोला जाता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, F से इसको अगर हम दिखाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी मेंबर की, जैसे लचीलापन जैसे बोल सकते हैं, जैसे स्टिफनेस दृढ़ता को दिखा रहा है अगेंस्ट द डिफ्लेक्शन, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, यानी कि डेल्टा अपॉन पी। जैसे बार के केस में देखें, फॉर बार अगर हम कोई मेंबर है, बार कैसा मेंबर होता है एक एक्सियल मेंबर, बार कैसा मेंबर होता है एक बार या रॉड या छड़ कैसा मेंबर होता है एक एक्सियल मेंबर। क्यों होता है एक्सियल मेंबर, बिकॉज इस मेंबर में जो आपके इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं, कोई किसी भी एक पर्टिकुलर बार में जो किसी एक्सटर्नल लोड के द्वारा जो इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं आर, वो इसकी एक्सियल डायरेक्शन में डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मेंबर जिनमें एक्सियल डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स है लाइक डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, ऐसे मेंबर को एक्सियल मेंबर बोलते हैं। तो ये जो बार है अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू डेल्टा अपॉन पी। अब डेल्टा भी हमने बताया है PL अपॉन ए अपॉन पी से P कैंसिल आउट हो गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L अपॉन ए। यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस है इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन दिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके बीच में, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टिफनेस। जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो 1 अपॉन क्या होगी आपकी स्टिफनेस के बराबर रहेगी। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको लेके चलने पड़ेंगे इस टॉपिक से। अब तीसरा क्वेश्चन इससे क्या आपको मीन्स कि डिफ्लेक्शन ऑफ बार से एग्जाम्पल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या पूछ सकता है, इफ ए बार इज सब्जेक्टेड बाय
subjected by a direct tensile load, direct tensile load of 100 किलो न्यूटन। एरिया जो इसका है, एरिया ऑफ बार दे दिया आपका इज 10 mm स्क्वायर एंड लेंथ इज सपोज 80 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दे दिया? 80 सेंटीमीटर है बार का, और जो इस बार का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। तो व्हाट विल बी इलोंगेशन या डिफ्लेक्शन ऑफ बार? अब बार में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डेल्टा, अगर इसका सॉल्यूशन करें कैसे करेंगे? पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, PL/A। फिर आपको जो दे रखा है उसको देख लो कि P कितना दे रखा है आपको, दैट इज 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन मीन्स 100 × 10⁵ क्या आपका न्यूटन, क्योंकि आपका न्यूटन और mm में ही आप कन्वर्ट करेंगे। L आपको दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मीन्स 80 × 10 mm, यानी कितना हो जाएगा, दैट इज 800 mm। हो गया 800 mm। अब बात करते हैं L के बाद एरिया। एरिया आपका कितना दे रखा है, एरिया ऑफ बार इज 10 mm स्क्वायर। तो हमें इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे क्या हो जाएगा आपका 10 mm स्क्वायर। कितना हो जाएगा 10 mm स्क्वायर। अब अगर हम बात करें E की, तो E इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। अब हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था कि मेगा पास्कल को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 2 × 10⁵ क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। 2 × 10⁵, मेगा पास्कल को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो सारी चीज़ें ये देखो, ये न्यूटन, ये mm, ये mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारी यूनिट, अब हम इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 100 × 10⁵ तो लोड हो गया, लेंथ हो गया आपका 800, एरिया हो गया आपका 10, और ये कितना हो गया 2 × 10⁵। तो सॉल्व करेंगे, 10⁵, 4, 5 से 10⁵ कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 80 कितने बार 40। तो 40 mm, या अगर ऑप्शन में आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन में मिला होगा उस तरह से आप इसके आंसर को दे सकते हैं। तो दिस इज एक आपको तीसरा, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बार का पहले फॉर्मूला, फिर दूसरा चीज स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, उनके बीच में संबंध, और एक इस तरह से न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट करके चलना है। अब ये तो है प्रिज्मेटिक बार में डायरेक्ट लोड के कारण। अगर मैं इसी प्रिज्मेटिक बार में, अगर मैं आपको दूसरा डिफ्लेक्शन देखना चाहूं इन प्रिज्मेटिक बार, इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, किसके कारण, इसके सेल्फ वेट के कारण। अब सबसे पहले सेल्फ वेट क्या चीज होती है, सेल्फ वेट क्या है? सेल्फ वेट को कभी कभी इसका क्या भी बोला जाता है आपका, सेल्फ वेट एक कैसा लोड है आपका, सेल्फ वेट जो है इट इज ए कांस्टेंट लोड, यानी कि ओके जो सेल्फ वेट होता है ये बेसिकली कैसा लोड होता है आपका, एक सेल्फ वेट जो होता है ये एक कांस्टेंट लोड होता है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, इसका डेड लोड। अब जो डेड लोड होता है बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसके आपको पता है किसी एक मटेरियल का यूनिट वेट होता है, इकाई भार इक्वल टू इसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वेट इन पर मीटर लेंथ निकाला जाए, वेट इन पर मीटर लेंथ निकाला जाए किसी चीज़ का, पर मीटर लेंथ मीन्स पर मीटर लेंथ में वेट निकाला जाए, तो W इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, यानी कि गामा वॉल्यूम क्या हो गया इसका, किसी भी एक मटेरियल का, इसका एरिया इंटू लेंथ, हमने लेंथ क्या ले ली 1 मीटर। तो इस तरह से किसी भी मटेरियल का हम क्या निकाल सकते हैं, आपका वेट निकाल सकते हैं, यानी सेल्फ वेट। जैसे अगर मैं सेल्फ वेट ऑफ सपोज लेट अस, मुझे निकालना है
दैट इज मुझे निकालना है किसी सेल्फ वेट ऑफ एक आरसीसी बीम, आरसीसी बीम की एक सेल्फ वेट निकालना है जिसका कुछ वो हो, तो इसका यूनिट वेट किसका यूज कर लेंगे, आरसीसी का, इंटू एरिया क्या होता है आरसीसी बीम का, बी गुणा डी इंटू 1, तो इतना किलो न्यूटन पर मीटर आपका सेल्फ वेट यानी डेड लोड ऑफ आरसीसी आ जाएगा। जैसे गामा आरसीसी आप कितना रखेंगे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बी आप जानते ही हैं उसका जो भी गिवन होगा, ठीक है, इंटू बी पर मीटर में रखिएगा इंटू डी इंटू 1, तो इतना किलो न्यूटन पर मीटर पर वेट आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं आपका सेल्फ वेट। अब हमारा कोई भी एक प्रिज्मेटिक बार है, सपोज एक स्टील का बार हो, एल्यूमिनियम का हो या किसी का भी बार हो, ये इसका जो वेट है ये इस तरह से आपका इस तरह से लटका हुआ है ये, ठीक है, ये पोर्शन ए है इसका, ये पोर्शन बी है, यानी ए भी एक बार है जिसकी की जो लंबाई है वो क्या है आपकी, लेंथ इसकी क्या है एल है। अब जो इसका वेट है वो अलग अलग मीन्स की सेक्शन में अलग अलग होता है, इसका वेट चेंज होता रहता है। वेट क्या होता रहता है, चेंज। जैसे इसका वेट ए सेक्शन पे जो इसका वेट है वो 0 से लेके बी सेक्शन में जो इसका वेट होगा टोटल वेट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वेट, यानी कि मैक्सिमम वेट इसका किसके बराबर हो जाएगा, बी पॉइंट में जब इसका पूरा भार कंसिडर होगा। तो वेट चेंज हो रहा है, तो जब वेट 0 से लेके बी तक जाता है, तो अगर एक फॉर्मूला अगर हम देखें डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस लोड सेल्फ वेट के कारण, एक हिसाब से अगर हम देखें तो पी एल अपॉन ए ई हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, पर पी तो था डायरेक्ट लोड, पर अभी जो पी है वो क्या है, वेट इसका सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट कैसे लैग कर रहा है इसमें, 0 से लेके डब्ल्यू तक, तो एवरेज ले लेंगे तो 0 प्लस डब्ल्यू बाई 2 एल अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज डब्ल्यू बाई 2 एल अपॉन ए, यही हो जाएगा, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अभी हमने बोला कि जो वेट होता है किसी एक मटेरियल का, तो वेट W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इस वेट के बदले अगर मैं रखूं तो क्या हो जाएगा, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, वेट के बदले रखेंगे तो कितना हो जाएगा, गामा एरिया इंटू लेंथ अपॉन 2 इंटू एरिया इंटू ई। तो एरिया से क्या हो जाएगा, एरिया कैंसिल, तो जो सेल्फ वेट के कारण जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/2 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बनते हैं आपके सीधे सीधे, देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना ही है। एक फॉर्मूला मैंने इस तरह से वेट के टर्म में भी लिखा है आपको WL/2AE, बट यहाँ पर सेल्फ वेट के कारण जो मोस्ट आपको मीन्स की ज़्यादातर पूछा जाता है किसके टर्म में, इस टर्म में, यानी 1/2 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर। अब क्या पूछा जाएगा, एक तो सेल्फ वेट के कारण आपका वेट, जहाँ पर गामा इसका क्या है, गामा इज दी यूनिट वेट। गामा क्या होता है आपका, यूनिट वेट यानी इकाई भार। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वेट डेंसिटी होती है या यूनिट वेट होता है। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एल क्या है, लेंथ। अब अगर इससे क्वेश्चन पूछे या नोट लिखा है तो नोट क्या हो गया कि नोट ये कि ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार, डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक यानी ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है हर जगह, प्रिज्मेटिक बार इज independent ऑफ एरिया। एरिया से क्या रहेगा आपका, इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने देखा डेल्टा इक्वल टू कितना 1/2 गामा अपॉन ई इंटू क्या आपका एल स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा, यहाँ से एरिया तो आ नहीं रहा है, तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहने वाला है आपका एल स्क्वायर, इसका ध्यान रखें। पर कभी कभी नोट में पूछ देता है अगर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो जो स्ट्रेस होगा ड्यू टू सेल्फ वेट, अगर पूछता है सेल्फ वेट, ठीक है, तो स्ट्रेस जो रहेगा दैट विल बी सेल्फ वेट के कारण प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, लेंथ के,
ठीक है ना, स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, लेंथ के। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ सकता है, अगर हम ऑल डायमेंशंस को डबल कर दें किसी बार की, ऑल डायमेंशंस को क्या कर दें आपका डबल, देन पूछ लेगा कि बताओ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा या कितना डिक्रीज हो जाएगा ये। और अगर यहाँ पर पूछता है कि ऑल डायमेंशंस आर डबल्ड, ऑल डायमेंशंस को हम डबल कर दें, ऑल डायमेंशंस को डबल कर दें, तब स्ट्रेस क्या हो जाएगा, देन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो अभी हमने बोला कि जो आपका सभी डायमेंशंस में कोई एक बार है, ठीक है ना, ये बार है, इस बार का अगर हम माने प्रारंभिक जो डायमेंशंस हैं, प्रारंभिक इसकी जो डायमेंशंस हैं एल, बी और डी हैं, ठीक है प्रारंभिक। अब बाद में इसकी डायमेंशन सभी को हमने क्या कर दी, डबल कर दिया। डबल करने का मीन्स 2L 2B और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है इसको भी 2D कर दिया, सभी डायमेंशंस को। तो अब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अगर शुरू में हमें पता है कि जो आपका बेसिकली इस पर्टिकुलर मेंबर में इस पर्टिकुलर मेंबर में जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट है, किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका एल स्क्वायर। तो शुरू में अगर आपका एल स्क्वायर था सपोज, और चीजें हम कांस्टेंट माने गामा ई को, तो अब कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू किसका प्रोपोर्शनल 2L का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4L स्क्वायर। यानी कि आप सीधे बोल देंगे इंक्रीज टू 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो इंक्रीज टू क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो ये आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको पूछा जाए ऑल डायमेंशन देन स्ट्रेस पूछता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया। देखो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, देखो इसके केस में अगर हम बात करें पहले केस में, तो पहले केस में केस फर्स्ट में देखो स्ट्रेस 1 इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। अब वेट क्या होता है, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट तो यूनिट वेट ही है, ये वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो एरिया से क्या हो जाएगा, एरिया कैंसिल। तो क्या हुआ, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू पहले क्या हुआ गामा एल। अब दूसरे केस में देखें जब सभी डायमेंशंस डबल कर देंगे तो सिग्मा 2 इक्वल टू क्या, वेट अपॉन एरिया अगेन। अब वेट थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली, तो वेट बढ़ेगा तो हमने बोल दिया गामा है, तो उसका यूनिट वेट तो सेम ही रहेगा, पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 2L गुणा 2B गुणा 2D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2L गुणा 2B गुणा 2D। और एरिया कितना है इसका, एरिया इक्वल टू 2B गुणा 2D। तो 2B से 2B कैंसिल, 2D से 2D, यानी कि आप देख पा रहे हैं एरिया क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट, डिफ्लेक्शन में भी कैंसिल आउट हो जाएगा और स्ट्रेस में भी। तो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ लेंथ पे, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू गामा एल। और गामा एल किसके बराबर है आपका सिग्मा 1 के बराबर। तो इसका मीन्स सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सिग्मा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देन स्ट्रेस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। तो अगर स्ट्रेस पूछता है तो आंसर लगाइएगा इंक्रीज टू 2 टाइम्स, डिफ्लेक्शन पूछता है तो इस तरह के आपके क्वेश्चन, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रिज्मेटिक बार। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कोनिकल बार में, यानी तीसरा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, दैट इज डिफ्लेक्शन इन ए कोनिकल बार, इन ए कोनिकल बार, कोनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो डिफ्लेक्शन इन ए कोनिकल बार ड्यू टू किसके कारण, इसके सेल्फ वेट के कारण कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेल्फ वेट के कारण अगर हम देखें कि कितना हो जाएगा कोनिकल बार में, कोनिकल बार क्या हो गया, जैसे ये आपका एक बार है जिसका मीन्स की जो शेप है लाइक आपका इस तरह से कोनिकल शेप में है। अब इस कोनिकल शेप में आपको पूछा जाएगा कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। सपोज जिसका लेंथ मैं मान लेता हूँ कितना है, L है,
इस मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई है, इसका जो यूनिट वेट यानी इकाई भार है वो गामा है। ठीक है, तो इसके लिए सीधे जो डेल्टा कोनिकल बार में होता है वो होता है 1/6 टाइम्स ऑफ गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, 1/6 गामा अपॉन ई कितना, एल स्क्वायर। तो अब यहाँ से नोट में ये ध्यान रखें, अगर हम माने एक प्रिज्मेटिक बार हो, एक प्रिज्मेटिक बार हो, ठीक है, जिसका लेंथ कितना हो, एल हो, और ये मटेरियल का यूनिट वेट गामा हो और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई हो, ठीक है ना। अब सेम हमारा एक क्या हुआ आपका कोनिकल बार हो, जिसका भी लेंथ तो क्या हुआ आपका एल हो, और ये इसी मटेरियल का बना हो जिस मटेरियल का प्रिज्मेटिक का बना हो। तो मटेरियल सेम होगा तो डेफिनेटली इसका यूनिट वेट और ई सेम रहेगा। जैसे मान लो दोनों स्टील के हैं तो इसका भी गामा 78.5 और ई 2 × 10⁵ और इसका भी गामा कितना, दैट इज 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्टील का जो रहता है यूनिट वेट, और साथ ही ई कितना रहेगा आपका 2 × 10⁵ तो सेम रहेगा। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अभी हमने देखा डेल्टा प्रिज्मेटिक में कितना था 1/2 टाइम्स ऑफ गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर, और इसमें कितना हो जाएगा डेल्टा कोनिकल में 1/6 गामा अपॉन ई एल स्क्वायर। तो अगर डेल्टा कोनिकल हम निकालना चाहें कितना होगा प्रिज्मेटिक का, तो डेल्टा कोनिकल अपॉन डेल्टा प्रिज्मेटिक करें तो डेल्टा कोनिकल कितना है 1/2 गामा 1/6 सॉरी 1/6 गामा अपॉन ई एल स्क्वायर, और ये कितना है 1/2 गामा अपॉन ई एल स्क्वायर। गामा अपॉन ई से गामा अपॉन ई कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 3 बार। तो यानी कि डेल्टा कोनिकल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डेल्टा प्रिज्मेटिक। तो सेम मटेरियल और सेम मीन्स की लेंथ के लिए जो आपका कोनिकल बार में डिफ्लेक्शन है वो प्रिज्मेटिक बार का कितना रहने वाला है आपका 1/3 रहने वाला है। तो ये डायरेक्टली आपको पूछ सकता है या डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन प्रिज्मेटिक ना रहे, अब अगर चेंज हो गया और उसमें मैं एक डायरेक्ट लोड लगाऊं तो तब कितना आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी कि फोर्थ, यानी कि डिफ्लेक्शन इन ए टैपर्ड बार, डिफ्लेक्शन इन ए टैपर्ड बार क्या होते हैं, टैपर्ड बार वह बार होते हैं जिनका कि जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या करता है वेरीज थ्रू आउट। ऐसे बार को हम क्या बोलते हैं आपका टैपर्ड बार। पर इसमें किसके कारण, सेल्फ वेट के कारण ही, ड्यू टू डायरेक्ट लोड, यानी कि जो एक्सियल लोड है या डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन लोड है उसके कारण। तो हमारे पास कोई एक टैपर्ड बार है, सपोज ये एक टैपर्ड बार है जिसका कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यानी कि इसकी एक्सिस है। सपोज ये बार इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरह से यहाँ से क्या हो गया आपका फिक्स हो गया, पर इस एंड में, वन एंड में सपोज ये एंड ए है, ए एंड में इसका जो डायमीटर है वो d1 है और बी एंड में इसका डायमीटर सपोज d2 है। डायमीटर कितना है इसका d2 है। अब अगर हम यहाँ पे इसके सेंट्रोइड से एक मीन्स की जो एक्सिस जा रही है उसके अलोंग एक डायरेक्ट टेंसाइल लोड P लगा दें इस L लेंथ के इस टैपर्ड बार में, तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है PL/A होता है, बट यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है देखो यहाँ पर π/4 d1 स्क्वायर, यहाँ पर π/4 d2 स्क्वायर, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्या रहने वाला है इसका एरिया। तो एरिया के चेंज हो जाने से क्या होगा, डेफिनेटली जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो भी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन का इसका फॉर्मूला देखें तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाता है 4PL अपॉन πE d1 d2, वेयर d1 एंड d2 इज द डायमीटर एट द एंड्स, L लेंथ है, E इस पर्टिकुलर बार का मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो आप डायरेक्टली डिफ्लेक्शन इन टैपर्ड बार लिख सकते हैं। तो ये आपके 4
क्या हुए आपके फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। हमने क्या क्या याद रखे, तो 4 फॉर्मूले रखे हमने, बिल्कुल याद रखें। डेल्टा इक्वल टू पी एल ए ई, दूसरा डेल्टा इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू एल अपॉन ए ई, या 1/2 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर, या डेल्टा इक्वल टू 1/6 गामा अपॉन ई एल स्क्वायर, एंड फोर्थ फॉर्मूला इज दिस। तो ये 4 फॉर्मूले देखें, ये प्रिज्मेटिक बार में, ये आपका प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट के कारण, ये डायरेक्ट लोड के कारण, ये कोनिकल बार में किसके कारण, आपका सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, फिर उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ आपको याद रहने चाहिए, और उसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो अभी एक हमने 4 देख लिया। अब इससे आगे एक अभी रिसेंटली एक जो आपका यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो इसके लिए आपका मीन्स कि ये तो हमने सिंपल देख लिया, पर एक क्वेश्चन इस तरह से आपका आया था कि किस तरह से, ये देखो, ये क्वेश्चन आपका मीन्स के एग्जाम में आया हुआ था। क्या था, ए ब्रास बार हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 mm। एक कोई ये ब्रास का बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जो इनका एरिया दे रखा है, प्रिज्मेटिक दिख रहा है आपको इसका क्रॉस सेक्शन से, हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है इसका, 1000 mm स्क्वायर से सब्जेक्टेड है एरिया। ठीक है ना, ए इज 1000 mm स्क्वायर इसका दे रखा है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। तो अब इसमें देखो एक एक्सियल फोर्स नहीं लगा हुआ है, इसमें अलग अलग जगहों पे ए पॉइंट में 50 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड लगा हुआ है, बी पॉइंट में 80 किलो न्यूटन का, सी पे 20 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में, डी में 10 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में, इस तरह से कुछ एक्सियल फोर्स लगे हुए हैं। तो पूछ दिया द चेंज इन लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ मीन्स सब जानते हैं दैट इज डिफ्लेक्शन। चेंज इन लेंथ मीन्स डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है। इन कौन से पोर्शन में, इन पोर्शन बीसी, ये जो बीसी पोर्शन है इसमें कितना चेंज इन लेंथ आ जाएगा, टेक ई इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस चीज को बोलते हैं दैट इज बार कनेक्टेड इन सीरीज। जो आपके मीन्स के डिफरेंट पोर्शन जो हैं वो एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। तो ऐसे बार के अगर हम निकालें तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर देख लें बार इन सीरीज। तो जब बार सीरीज में कनेक्टेड हों तो तब हम डिफ्लेक्शन को कैसे निकालेंगे। यानी कि मान लो सपोज मान लो 3 बार ले लेता हूँ। एक बार ये है ए बी पोर्शन, फिर एक इस तरह से ये है बी सी पोर्शन, और एक इस तरह से तीसरा बार है सपोज सी डी पोर्शन। अब इन सी डी फोर्स 3 पोर्शन में अलग अलग टाइप के एक्सियल फोर्स लगे हुए हैं। सपोज P1 एक्सियल फोर्स, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, P2 एक्सियल फोर्स, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, P3 एक्सियल फोर्स, और यहाँ पर इस तरह से कुछ भी P4। तो P1, P2, P3, 4 आर दी एक्सियल फोर्स इन पोर्शन ए बी बी सी एंड सी डी हैविंग लेंथ L1, L2 एंड L3 रिस्पेक्टिवली, जिनकी लंबाई L1, L2 एंड L3 है। ठीक है ना। और इनका एरिया भी आप देख पा रहे हैं, अभी एरिया कांस्टेंट नहीं है। एरिया यहाँ पर A1 हो गया, यहाँ पर एरिया क्या हो गया A2 हो गया, यहाँ पर एरिया क्या हो गया आपका A3। लेट अस मैं मटेरियल सेम मान लेता हूँ, मटेरियल सेम है यानी कि एक ही मटेरियल का है, तो E आपका कांस्टेंट मान लेते हैं। E क्या मान लेते हैं, सेम फॉर ऑल दी पोर्शन। तो अब कैसे डिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें जो पहला स्टेप होता है, इन बार में क्या निकालना पड़ेगा, इंटरनल फोर्स, इंटरनल एक्सियल फोर्स। तो इंटरनल एक्सियल फोर्स क्या हो गए, जैसे हम मानते हैं कि जैसे हमने शियर फोर्स आपको पता है, कर्तन बल किसका समीशन होता है, बीजगणितीय योग ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स लोड, या जो वर्टिकल लोड होता है किसी एक पर्टिकुलर बीम के सेक्शन में, एक सिरे से लेके उस सेक्शन तक जो ट्रांसवर्स लोड का समीशन होता है या वर्टिकल लोड का समीशन, उसको शियर फोर्स बोलते हैं। पर ये बीम तो है नहीं, ये बार है। तो बार में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरनल एक्सियल फोर्स निकालने पड़ते हैं। तो इन पोर्शन 1, पोर्शन 2 और पोर्शन 3 में हम एक्सियल फोर्स निकालेंगे। तो एक्सियल फोर्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक सेक्शन लेंगे, इसके मैं हमेशा आपको प्रेफर कराऊंगा कहाँ से निकालो आप, इसके राइट एंड से, यानी कि डी एंड से। तो डी एंड से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन। अब समीशन करने के लिए आप ये ध्यान रखें, जो इधर की ओर लगेंगे एरो का निशान, उनको पॉजिटिव कर लेना, जो इधर की ओर हो गए उससे निगेटिव, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सियल फोर्स हमें करना पड़ेगा। अब जैसे P4 यहाँ की ओर लगा है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ R3, यानी कि इंटरनल फोर्स इन पोर्शन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का P4। अब इस पोर्शन में अगर हम देखूँ, इस पोर्शन में यानी पोर्शन 2 में,
तो पोर्शन 2 में जो रिएक्टिव फोर्स होगी 2 पे वो कितनी हो जाएगी, देखो P4 इधर की ओर लगा है तो प्लस तो ये P4 ही हुआ, पर P3 इधर की ओर लगा हुआ है तो माइनस क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, P4 माइनस P3। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम निकालें तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 यानी कि रिएक्टिव फोर्स इन पोर्शन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहां से करेंगे P4 कहाँ की ओर लगा है बताओ, P4 इधर की ओर लगा हुआ है तो प्लस P1 कर दिया, प्लस P1, फिर P3 इधर की ओर लगा हुआ है तो माइनस P3, और P2 इधर की ओर लगा है तो प्लस P2। तो सबसे पहले आप ये R1, R2, R3 यानी कि इंटरनल एक्सियल फोर्स इन दी बार एट डिफरेंट पोर्शन निकाल लेंगे। फिर सिंपल सा, अगर मुझे पोर्शन 1 में डिफ्लेक्शन निकालना हो, डिफ्लेक्शन इन पोर्शन 1 यानी कि ये AB पोर्शन यानी कि AB पोर्शन में निकालना हो तो PL/A फॉर्मूला है, पर PL/A तो तब होगा जब हम मानते हैं एक ही P फोर्स लगा हो, तो P किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। तो वैसे वो RL/A होता है, पर हम P इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उसमें एक ही P लगा था, P किसके बराबर था, R। पर जब अलग अलग फोर्स लगे होंगे, जैसे हमने PL/A तब किया था जब बार में क्या लगा था, ये फोर्स, तो ये फोर्स लगा था, तो ये फोर्स क्या था, P, ये फोर्स क्या था आपका, P। अब हम बेसिकली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जब करते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या था आपका, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू E इंटू डेल्टा अपॉन L। पर हम R को मानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए जो P होगा, ये यहाँ पर इंटरनल फोर्स किसका होगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, तो इसलिए R किसके बराबर हो जाता है, P के बराबर। पर जब बहुत सारे फोर्सेस इस तरह से लगे हों, जैसे अभी आपके ये प्रीवियस क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें एक ही फोर्स नहीं लगा है, अलग अलग फोर्स लगे हैं, तो तब किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो P/A इज इक्वल टू E डेल्टा अपॉन L, तो डेल्टा इक्वल टू PL/A, ये तब आता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके लिए तो डेल्टा AB, तो AB पोर्शन का रिएक्टिव फोर्स कितना है, R1, तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, R1L1 अपॉन A1 इंटू E1। डेल्टा ऑफ पोर्शन BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R2L2 अपॉन A2 इंटू E2। और अभी तो E1 E2 सब बराबरी हैं, तो E आपका सेम ही दे रखा है तो E भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और डेल्टा CD पोर्शन का लिखेंगे तो डेल्टा CD पोर्शन का क्या हो जाएगा, R3L3 E3 इंटू A3 या A3 इंटू E3, A3 इंटू E3, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, डिफ्लेक्शन इन डिफरेंट पोर्शन। और नेट डिफ्लेक्शन निकालना है तो नेट डिफ्लेक्शन इन तीनों को जोड़ दो, डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC प्लस डेल्टा CD। पर इसमें एक चीज है, जोड़ भी सकते हैं और घटाने कब, देखो जो ये रिएक्टिव फोर्स हैं, अगर ये आपके पॉजिटिव के साथ आती हैं, अगर ये जो रिएक्टिव R1 R2 R3 सारी पॉजिटिव के साथ आते हैं आपके आंसर, तो ये टेंसाइल रिएक्टिव फोर्स कहलाएंगे और इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। पर इनमें से कोई भी अगर नेगेटिव के साथ आता है रिएक्टिव फोर्स, तो इसका मीन्स हम नेगेटिव को कॉम्प्रेसिव मान के हुए चलेंगे और वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ऐसे ही आपका जो रिएक्टिव फोर्स है, अगर पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो ये जुड़ेंगे, अगर कोई भी नेगेटिव के साथ आएगा तो घटेंगे। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब होता है, अगर पॉजिटिव में नेट आंसर आया तो नेट इंक्रीज होगा और नेगेटिव में आंसर होगा तो नेट डिक्रीज इन लेंथ होगा। अब इस चीज को हम समझते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से जो आपको पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब देखो पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, इंटरनल फोर्स, क्या निकालेंगे, इंटरनल। तो देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन CD में अगर मैं रिएक्टिव फोर्स निकालूं जो मैंने बताया था, यानी कि R इन CD पोर्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 10 इधर की ओर लगा है तो मैं माइनस ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूं इधर की ओर जो भी लगेंगे वो पॉजिटिव और जो इधर की ओर लगेंगे उन्हें मैं निगेटिव करूंगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, आप भी इसी तरह से मान के चलें। तो ये इधर की ओर लगा हुआ है डायरेक्शन, तो माइनस 10 किलो न्यूटन RCD आ गया। अब इस पोर्शन में निकालूं, इस BC पोर्शन में, इस BC पोर्शन में यानी कि रिएक्टिव फोर्स इन BC अगर मैं निकालूं तो देखो ये इधर की ओर लगा हुआ है तो माइनस 10 किलो न्यूटन, और ये भी इधर की ओर ही लगा है तो माइनस 20, तो माइनस 10 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब इस पोर्शन में निकालूं AB पोर्शन, जो ये AB पोर्शन दिख रहा है आपको, तो
ए बी पोर्शन में अगर हम देखें रिएक्टिव फोर्स यानी इंटरनल एक्सियल फोर्स आर ए बी निकालें तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये -10, माइनस का 10 कर दिया, फिर ये इधर की ओर लगा है -20, ये इधर की ओर लगा है +80, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 आपका -30 और +80 कितना हो गया प्लस का 50 किलो न्यूटन। तो पहली चीज तो देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो पोर्शन बी सी और सी डी में कैसा स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो ए बी में कैसा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको भी हम देख लेंगे। तो पोर्शन बी सी में अगर मुझे पूछा हुआ डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इन पोर्शन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज रिएक्टिव फोर्स इन बी सी इंटू लेंथ ऑफ बी सी यानी PL अपॉन ए टाइप का ही अपॉन एरिया ऑफ बी सी इंटू इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आर बी सी हमने निकाल रखा है कितना 30 किलो न्यूटन है, तो 10 की पावर 3 ये हो गया न्यूटन, ये हो गया आर। लेंथ ऑफ बी सी हमको दे रखा है पोर्शन यहाँ पर 1000 mm, तो इंटू कितना हो गया आपका 1000। एरिया आपको दे रखा है कि जो आपका सभी बार का एरिया है वो कितना है 1000 mm², तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू ई दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, तो सॉल्व करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 कितने बार 10 की पावर 2 बार, तो 30 डिवाइड बाई 100, तो 30 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.30 mm। तो ये आपका इस BC पोर्शन में क्या हो रहा होगा, इतना कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर के लिए तो आपका ऑप्शन बी आ गया, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी 0.30 mm। पर अगर ऐसी मुझे AB में निकालना होता तो AB के लिए क्या निकालता मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको अगर मैं करूँ कि AB पोर्शन के लिए, तो डेल्टा यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। अगर मुझे डिफ्लेक्शन इन ए बी पोर्शन निकालना होता तो कैसे निकालते बताओ, डिफ्लेक्शन इन ए बी पोर्शन। अब किसका रिएक्टिव फोर्स ले लेते, आर ए बी, लेंथ किसका ले लेते ए बी का, एरिया किसका ए बी का जो कांस्टेंट ही है, और ई आर ए बी कितना है बताओ, आर ए बी आप निकालना है 50 किलो न्यूटन, माने न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3 इंटू, अगर हम बात करें लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 600 अपॉन, और एरिया कितना है 1000, और ई कितना है 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 3 से क्या कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 5 10 की पावर 2 बार कैंसिल आउट हुआ, ये 102030 102030, तो ये कितना हो गया 5 6 30 अपॉन 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.30 mm। पर इसमें ये क्या होता इलोंगेशन, ये किसके साथ आता प्लस के साथ, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है टेंसाइल स्ट्रेस आया है, कैसा स्ट्रेस आया है टेंसाइल, इसमें कैसा स्ट्रेस आया है कॉम्प्रेसिव, तो इसको हम क्या बोल देंगे कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल देंगे आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे प्लस हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा, इतना क्या हुआ है आपका इलोंगेशन। ऐसे आप पोर्शन किस में भी निकाल सकते हैं, पोर्शन ए बी में निकाल दिया, अब पोर्शन आप निकाल सकते हैं डेल्टा इन पोर्शन, ये लास्ट पोर्शन सी डी में, तो डेल्टा सी डी इक्वल टू इसका जो रिएक्टिव फोर्स है 10 किलो न्यूटन यानी 10 की घात 3, लेंथ कितनी है इसकी 1200 बट्टे एरिया कितना है 1000, ई कितना है 10 की पावर 5, तो सॉल्व करेंगे 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 1200 यानी कि 10 ये 1 2 3 से कितने बार कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 10 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई यानी 12 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.12 mm। अब अगर मुझे इससे पूछा होता नेट चीज़ बताओ, नेट इसी बार में पूछा होता नेट इलोंगेशन बताओ, तो नेट कितना हो जाए बताओ, नेट इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन नेट डिफ्लेक्शन, तो नेट डिफ्लेक्शन तीनों को आप कंसिडर कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा ए बी में तो चलो इलोंगेशन हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ
प्लस का ओके, इसको कर देते हैं कितना 0.30। बीसी में क्या हो रहा है बताओ, बीसी में कॉन्ट्रैक्शन, बीसी पोर्शन में क्या हो रहा है, देखो बीसी पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं क्यों कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीसी में क्या आ रहा है, माइनस का फोर्स, किसका आ रहा है, -30 किलो न्यूटन का, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बीसी पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो नेट डिफ्लेक्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये नेट डिफ्लेक्शन में यहाँ पर 0.30 तो पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस प्लस के बदले क्या आएगा, ध्यान रखें प्लस के बदले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस के बदले माइनस, क्या लिखा जाएगा, माइनस, माइनस का 0.30, और डेल्टा सी डी में भी कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, तो -0.12, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -0.12, यानी कि कुल मिला के जो इस पोर्शन एडी में होगा वो नेट का क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, नेट क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर हम बात करें तो नेट क्या होगा, इसमें नेट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान रखें, और ये जो नेट कॉन्ट्रैक्शन होगा ये कितने का होगा आपका 0.12 mm का, यानी कि ये इतना सिकुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस के साथ आंसर है। अब कभी कभी पूछ लेता है स्ट्रेस का रेशियो बताओ, इसी पोर्शन में पूछ लेता है कि बताओ स्ट्रेस इन ए बी रेशियो, स्ट्रेस इन बी सी रेशियो, स्ट्रेस इन सी डी बताओ। तो अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, रिएक्ट इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ए बी, अभी तो एरिया सभी का बराबर है, रेशियो इंटरनल फोर्स इन बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी, अगर बी सी पोर्शन में स्ट्रेस पूछा होगा तो इसका इंटरनल फोर्स अपॉन इसका एरिया, और सी डी में पूछा होगा तो रिएक्टिव फोर्स ऑफ सी डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी। अब ए बी में आप देखो इंटरनल फोर्स कितना दिख रहा है, अभी अगर आप देखें तो ए बी में इंटरनल फोर्स कितना है 50 का, कितने का है 50 किलो न्यूटन, इसमें कितना है -30, इसमें -10, कैसे निकाला था, अभी निकाला था हमने, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो आर ए बी ओके, आर ए बी है आपका 50 किलो न्यूटन, तो 50 अपॉन एरिया इसका क्या है 1000, रेशियो इसमें कितना है 30। अब माइनस के साथ होने का मीन्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, माइनस के साथ होने का मीन्स इस बीसी पोर्शन में कैसा स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, अपॉन एरिया बीसी कितना है आपका 1000, रेशियो कितना है 10 डिवाइड बाई 1000, तो ये 1000 कैंसिल हो गया, तो 5:3:1 स्ट्रेस का रेशियो आ जाएगा। जबकि अगर पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, स्ट्रेस इन पोर्शन बी सी, जैसे अभी डिफ्लेक्शन पूछा था आपको, स्ट्रेस इन पोर्शन बी सी पूछता, तो स्ट्रेस इन पोर्शन बी सी आप क्या कर देते, यानी कि सिग्मा बी सी इज इक्वल टू आर बी सी अपॉन एरिया, यानी कि आर कितना है इसका 30 किलो न्यूटन, यानी 10⁻³ अपॉन एरिया कितना है 1000 से 1000 कैंसिल, तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो, या 30 मेगा पास्कल पर, किसके साथ, ध्यान रखें कैसा स्ट्रेस होगा, ये टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव, क्यों क्या कॉम्प्रेसिव, बिकॉज जो रिएक्टिव फोर्स आ रही है बीसी पोर्शन में वो कैसी आ रही है, माइनस के साथ आ रही है। तो ये आपका लास्ट आंसर। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन आया था इसका तो आंसर आपने कर दिया 0.30 mm, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, इतने का कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन। पर इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन की, तो आपने ये भी ध्यान में देना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी नेट डिफ्लेक्शन पूछ ले, तो नेट डिफ्लेक्शन के लिए सबका निकाल लो, ए बी का निकाला मैंने, सी डी का निकाला, इसका निकाल ही लिया था 0.30 mm कॉन्ट्रैक्शन। फिर नेट डिफ्लेक्शन के लिए आपने क्या करना है, तीनों को कंसिडर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका कभी कभी क्या पूछ लेगा, दैट इज स्ट्रेस का रेशियो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, तो स्ट्रेस का रेशियो आपने निकाल ही लिया, किसी पोर्शन में पूछे तो ये कर लेगा। तो आप ध्यान दें कि आपका जो ये डिफ्लेक्शन इन सीरीज है इसमें ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बार से, ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका इससे आगे को प्रोसीड करेंगे।
सो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो आप सीधे मुझे ऐप में ही मैसेज कर सकते हैं। जैसे हमने कल लाइव क्लास ली थी तो आपने बहुत अच्छे अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए होंगे, जो भी होंगे। अब ये लेक्चर 3 है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, और पढ़ते रहें। कोई भी डाउट होती है तो डाउट सेशन जब हमारे लाइव क्लासेस के दौरान चलेंगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ही समराइज करते हैं एक बार फिर से, जल्दी से रिवाइज करके क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में आज का जो टॉपिक था लेक्चर 3 में, डिफ्लेक्शन ऑफ बार। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बार प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायरेक्ट एक्सियल लोड, हुक्स लॉ क्या बोलता है, एई को क्या बोलते हैं, एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से आपका स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे से रिलेट हो सकती है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से एक न्यूमेरिकल पोर्शन, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले काम न्यूटन एमएम इस सब चीज़ में कन्वर्ट कर लें आप, फिर आसानी से आपका कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट क्या चीज़ होता है, कैसे आपका डेड लोड पूछ लेगा आरसीसी बीम का या किसी बार का। तो कभी कभी अगर स्टील बार का पूछता है, देखें ना, स्टील बार के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टील बार का कोई बार है तो उसका अगर केजी में वेट निकालना है, वेट इन केजी निकालना है या मास इन केजी निकालना है, वेट इन केजी, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको स्टील बार के लिए, दैट इज डी स्क्वायर, सेल्फ वेट के कारण डी स्क्वायर अपॉन 162, जहाँ पर डी है आपका डाया ऑफ स्टील बार, डाया ऑफ स्टील बार इन एमएम, किसमें आपका एमएम में। ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वेट इन केजी निकालने का, डी स्क्वायर बाई 162, ठीक है। और ये इस तरह से, ये फॉर्मूला इस तरह से, और इस तरह से आगे स्ट्रेन एनर्जी आएगी तो वहाँ पर भी ये यूज होगा। फिर नेक्स्ट कोनिकल बार में ड्यू टू सेल्फ वेट डिफ्लेक्शन सिर्फ इस पर डिपेंड करता है आपका लेंथ और मटेरियल पे, और इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। जैसे क्वेश्चन बनेगा अगर डिफ्लेक्शन पूछता है तो 4 टाइम्स, पर स्ट्रेस पूछता है तो 2 टाइम्स में आप आंसर लगाएंगे, इंक्रीज टू 2 टाइम्स। कितने टाइम्स आपका 2 टाइम्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका ये कोनिकल बार का और इसका क्वेश्चन। फिर टेपर्ड बार क्या होते हैं और इसके लिए फॉर्मूला, ये सारे एक साथ रिवीजन हमने कराए थे। पर एक आपका हमने देखा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इस एग्जाम के क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इस एग्जाम के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कि एक बार था, इस बार में कितने आपके मीन्स की डिफ्लेक्शन आ जाएगा पोर्शन बीसी में, इस पोर्शन बीसी में कितना आ जाएगा। पर हमने इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर लिए थे। इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझा था पहले कि आपका कोई भी एक बार सीरीज में कनेक्टेड हो तो सबसे पहला काम क्या है, आप इंटरनल फोर्स निकालो। इंटरनल फोर्स निकालते ही आपका मीन्स की जो ये इंटरनल फोर्स कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्सियल फोर्स, जितने भी एक्सटर्नल P1 P2 P3 P4 या एक्सियल फोर्स लगे हैं, जो इधर की ओर लगे होंगे उसको पॉजिटिव और निगेटिव सेक्शन मान लो कहीं पर बीच में इस तरह से, और इनको जोड़ते और घटाते रहो, तीर का निशान जैसा लगा हुआ, बाईं ओर लगा है तो पॉजिटिव ले लो, दाईं ओर लगा है तो निगेटिव ले लो, जैसे मैंने कर रखा है। तो आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं।